युद्ध तो एक त्रासदी होता ही है, यह बात आप जानते हैं। और युद्ध जो हुआ है, अभी यूक्रेन का ही ले लीजिए, इससे पहले भी जितने भी महायुद्ध हुए हैं, विश्व युद्ध हुए हैं, या आतंकी हमला तक भी कहिए, कि कहीं न कहीं क्षति, उससे कोई न कोई परेशानी हम आम जनता पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। अब इसी के चलते मान लीजिए कि अभी यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में, तो उसमें भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका सबसे ताजा और सीधा उदाहरण आपको दिखाएंगे कि उससे हम कितने प्रभावित हुए हैं। अभी मैं बताना चाहूंगा आपको कि यूक्रेन से जो बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर लौटे हैं, उसमें क्या उनके सामने समस्याएं उत्पन्न हुई है, इसी विषय पर यूक्रेन से आए हुए एक बच्चा है जो वहाँ मेडिकल का स्टूडेंट था और यहाँ पहुंचा है। हम बेतिया में उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वहाँ की स्थिति कैसी है। आपका नाम क्या हुआ बाबू? आदर्श राज। आप यूक्रेन में कब गए थे? 2019 में पढ़ाई करने गया था, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। वहाँ की व्यवस्था कैसी थी वहाँ उस समय की जब आप गए थे पढ़ने के लिए? उस समय वहाँ तो सब कुछ नॉर्मल था, तभी जब अपन पढ़ने गए थे तो सब कुछ नॉर्मल चलता था, पढ़ाई भी नॉर्मल चलता था हमारा। अभी जब वहाँ मान लीजिए कि जब आप वहाँ युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई, तो उस समय तो आपको आ जाना चाहिए इंडिया। अभी हमें कोई एम्बेसी या फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ बताया नहीं गया था कि हमें वापस आ जाना चाहिए। एडवाइजरी पहले हमें मिला था आने के लिए, लेकिन उस एडवाइजरी में ऐसा कंफर्म लिखा हुआ नहीं था कि आपको वापस आना चाहिए। उसमें लिखा हुआ था ऐसा कि अगर आपको अपनी सेफ्टी के लिए जाना है तो आप जा सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग आ नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी ऐसा बोलता था कि हो सकता है कि क्लासेस ऑफलाइन हो सकता है क्लासेस ऑनलाइन हो, तो इस बीच में हम क्लास छोड़ के नहीं आ सकते थे। एक चीज आपको एक मिनट देख लीजिए कि यह इंडिया गवर्नमेंट जो मान लीजिए कि अपना एडवाइजरी जारी करना था, तो इसको पहले भी जारी कर सकती थी। अपने देश के जो उनका आभास था कि युद्ध होने वाला है, तो आभास था, तो इसको वापस लाने के लिए अपने देश के नागरिक को, अपने देश के छात्रों को या पहले ही बुला सकती थी। लेकिन अब इनकी क्या मंशा थी, पहले एडवाइजरी इन्होंने क्यों नहीं जारी की, यह सोचने वाली विषय है। आप खुद इस पर ध्यान देकर सोचिएगा तो सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा कि जो वर्तमान इंडिया गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो क्या इसके पीछे उनका मंशा रहा है, या जान सकते हैं। बाबू, आप वहाँ की स्थिति के विषय में हमको बताइए कि कैसे जाने कि आपको अब यहाँ से हमको इंडिया लौट जाना चाहिए। जब 24 को पहली बम गिरी थी कीव में, कीव एयरपोर्ट पे जी, फिर उस दिन ही हमारे शहर में विनित्सा में एक बम आसपास, मतलब एक मिनट, कहाँ पे थे यूक्रेन में आप? विनित्सा में रहते थे। यह कहाँ पड़ता है? ये यूक्रेन जो है वो कीव कैपिटल है उसका, उससे 300 किलोमीटर ये दूर पे जी। अब आगे बताइए। तो वहाँ पे जब यूक्रेन में बॉम्ब गिरा पहला, तो सभी परेशान हो गए कि अब अटैक हो गया है, तो सब पहले से सोचे कि करना क्या है। फिर जाके हम सभी मिले, हम कॉन्ट्रैक्टर से बात की, अपनी यूनिवर्सिटी में बात किया, फिर जाके हमने डिसाइड करा कि हमें वापस जाना चाहिए। फिर हमें वापस जाने के लिए भी प्रॉब्लम ये था कि कोई बस वाला जाना नहीं चाहता था अपना बस लेके कहीं भी बॉर्डर पे। मुश्किल से हमने एक बस अरेंज करा जिसमें हम 50 बच्चे बैठ के बॉर्डर की तरफ गए। बॉर्डर की तरफ जब गए तो बॉर्डर के 10 किलोमीटर पहले हमें उतार दिया गया और हमें बोला गया कि यहाँ से आपको पैदल जाना है 10 किलोमीटर। हाँ, तो हम 10 किलोमीटर पैदल, लड़के हो लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम 10 किलोमीटर तक पैदल चल के बॉर्डर पे गए। और बॉर्डर पे जब गए तो वहाँ पे कम से कम 2-3 हजार बच्चे पहले से लाइन में खड़े थे। जो वहाँ का तापमान क्या था? वहाँ बहुत ही ठंड इलाका है, वो -7 डिग्री टेम्परेचर था और बहुत ही तेज स्नोफॉल हो रहा था। तो फिर वो बॉर्डर कैसे खुला, कैसे आप रोमानिया? हर बच्चा वहाँ पे, जो भी बच्चा रोमानिया से क्रॉस किया है, वो हर बच्चा कम से कम 10, 15, 20 घंटा लाइन में खड़ा रहा है, फिर जाके वो बॉर्डर क्रॉस करता है। वहाँ से सरकार क्या व्यवस्था की थी आप लोग को यहाँ इंडिया लाने के लिए? जब हम बॉर्डर क्रॉस कर गए रोमानिया, तो हम रोमानिया में पहुंचे तो बॉर्डर के पार एम्बेसी वाले थे, एम्बेसी के थ्रू ही हमें एक बस प्रोवाइड किया गया। उस बस में हम बैठ के, एम्बेसी वालों ने एक शेल्टर प्रोवाइड किया था हमें, जहाँ पे हम रहे थे 2 दिन, वहाँ रुके। और इमिग्रेशन के डेट के हिसाब से सबको फ्लाइट की टिकट मिल रही थी जो इंडियन गवर्नमेंट उठाई। इंडियन गवर्नमेंट की वजह से हम फ्लाइट पे, मतलब दिल्ली फ्लाइट तक आए, वहाँ से दिल्ली आए, दिल्ली से फिर पटना आए। जो भी पर्टिकुलर स्टेट के लोग थे अलग अलग स्टेट में गए, फिर वहाँ से पटना, फिर पटना से हम लोग घर आए। ऐसी क्या मजबूरी थी कि जैसे मान लीजिए कि इंडिया गवर्नमेंट को आभास हो ना हो, वहाँ की सरकार
या यहाँ की सरकार एडवाइजरी जारी करे या ना करे, लेकिन युद्ध का आभास तो आपको भी होना चाहिए था, तो आपने उसी समय क्यों नहीं इंडिया आ गए? क्योंकि हमारी क्लासेस शुरू थी। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे हमें 100% अटेंडेंस देना है। जो अगर इंडिया में 70% है। इंडिया में 75% है और वहाँ पे 100% है। अगर हमारा एक भी क्लास छूटता है तो उस क्लास को मेंटेन करके फिर जाके हम एग्जाम दे पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अभी वहाँ पे 2 क्रॉक होता है। एक 3rd ईयर में क्रॉक होता है, एक 6th ईयर में क्रॉक होता है। मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे क्रॉक देना था। तो क्रॉक के टाइम में मैं क्लासेस छोड़ के घर पे आ जाऊँ, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसी वजह से हम लोग कोई भी 3rd ईयर के बच्चा वहाँ से वापस आने के बारे में नहीं सोचा था। आपको कैसा लगता था कि मैं घर पहुँचूँगा कि नहीं पहुँचूँगा, इस सब पर? हाँ, ऐसा तो जब बॉम्ब गिरा, सब बच्चे बहुत परेशान थे, तो सबको ऐसा लग रहा था कि पता ना क्या होगा। पर इतना कॉन्फिडेंस सब बच्चों में था कि हम घर तो चले ही जाएँगे, कैसे करके। सरकार की जो सुविधा आपको यहाँ घर तक आने में मिली, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल, सरकार ने बहुत सारा काम किया हमारे लिए। हमें रोमानिया में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है। सरकार के वजह से ही हम वहाँ से आ पाए। पर थोड़ा बहुत सरकार को काम करना चाहिए यूक्रेनियन बॉर्डर पे भी, जहाँ पे बच्चे बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। अगर वो वहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर देगा तो बच्चों को बॉर्डर क्रॉस करने में थोड़ा-सा आसानी होगा। धन्यवाद।